अब देखते हैं 2022 सी सेट को, कक्षा 10वीं हिंदी सी सेट को देखते हैं। सी सेट में क्या क्या प्रश्न है, सीधे हम प्रश्नों में आ जाते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प यानी 4 विकल्पों में से हमको चयन करना है। पहला प्रश्न है नर्मदा की सखी जिसने उनके साथ छल किया उनका नाम क्या है, तो आ जूहिला। दूसरा प्रश्न है माटी वाली पाठ की विधा, माटी वाली पाठ कौन सी विधा का है, तो ये कौन सी विधा का है, बा कहानी विधा। याद रखोगे कौन सी विधा, कहानी विधा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा घिसा की झोपड़ी खालिस्तान नदी के किनारे थी, तो घिसा की झोपड़ी कौन सी नदी के किनारे थी, तो ये है आपका आ गंगा नदी। चौथा गृह प्रवेश कविता में किस वाद की झलक मिलती है, तो गृह प्रवेश कविता में कौन से वाद, तो ये है हमारे पास प्रयोगवाद यानी सप्रयोगवाद की झलक मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा मीराबाई का जन्म हुआ, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, इनका जो भोजराज से विवाह हुआ था वो मेवाड़ का राजकुमार था, तो मेवाड़ बोले तो राजस्थान यानी सा राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो खालिस्तान में देख लेते हैं। विष तंतु का अर्थ, विष तंतु यानी होता है कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, राइट। परसाई जी खालिस्तान बीमारी से मरना चाहते थे, तो कौन सी बीमारी यानी टेक्स की बीमारी से मरना चाहते थे। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की खालिस्तान कहा जाता है, तो आधुनिक काल की मीराबाई, मीराबाई कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है क्या परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास जिसका नाम है आवा, ये पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में है। अगर आप हिंदी साहित्य में एमए करोगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठूंठ खालिस्तान का प्रतीक है, तो ठूंठ जो है निर्जीवता, निर्जीवता का प्रतीक है, ये वह है निर्जीवता का प्रतीक है। अब अपन आते हैं किसमें, उचित संबंध जोड़ों में। इधर है का में जनतंत्र का जन्म, माखन, ये जिंदगी फिर चमक जाए, झरना और स्टॉलिन। इधर हमारे पास है भगवती लाल सेन, निर्झर, अधिनायकता, रामधारी सिंह दिनकर और व्यापारी। ठीक है, अब इसको थोड़ा दिमाग लगा के हल करोगे तो स्वतः ही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। यहाँ पे देखो माखन लाल एक व्यक्ति का नाम हुआ, राइट। जनतंत्र का जन्म एक रचना हुआ, ये जिंदगी फिर चमक जाए ये भी एक रचना है, तो रचना कौन लिखेगा, कोई व्यक्ति ही लिखेगा, तो ये रचना हुआ और ये रचना हुआ। तो इसमें व्यक्ति का नाम क्या क्या है आप केयर कर लो, एक भगवती लाल सेन व्यक्ति का नाम है और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर। अब आप अंदाज लगा लो, तो जनतंत्र का जन्म में क्या आ जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ये पहला। ये जिंदगी फिर चमक जाए में क्या आएगा, भगवती लाल सेन, ये तीसरा। अब आप केयर कर लो, इधर है माखन, इधर है झरना और इधर है स्टॉलिन, स्टॉलिन। और इधर क्या बचा, निर्झर, तो झरना में तो स्पष्ट आ गए हमारे पास निर्झर यानी चौथा। अब बच गए दो, एक माखन और एक स्टॉलिन। माखन कौन है, तो अगर आप वी नारायण सिंह वाला पाठ पढ़े होंगे तो ये माखन जो है क्या है, व्यापारी है। इसी के गोदाम को लूटकर भूख से मर रहे जनता को अनाज की व्यवस्था किया था कौन, वीर नारायण सिंह ने, और इसी के कारण से शिकायत किया था। स्टालिन के बारे में क्या है, अधिनायकता, अधिनायकता, ये पांचवा। तो थोड़ा दिमाग लगा के अगर उचित संबंध जोड़ो बनाएंगे तो आपको आसानी से हल कर पाएंगे और आपको पूरे में पूरे 5 अंक मिलेंगे। अब 2 अंकों वाले प्रश्नों में आ जाते हैं। पहला प्रश्न है प्रगतिवादी रचनाकार के नाम लिखिए, तो प्रगतिवादी रचनाकार त्रिलोचन
और त्रिलोचन यानी 3 नेत्र वाले कौन होते हैं? भगवान शंकर। तो यहाँ पे शिव मंगल सिंह सुमन, तो त्रिलोचन और शिव मंगल सिंह सुमन, ये याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे आ गया। माखन के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे वीर नारायण सिंह का क्या उद्देश्य था? किस उद्देश्य से उनको लूटा, ये उद्देश्य बताएंगे। तो क्या था? पहला, भूखे किसानों की सहायता करना। अकाल पड़ा हुआ था जिसके कारण से किसान लोग भूखे मर रहे थे, इस कारण से उनके गोदाम के ताले तोड़कर वीर नारायण सिंह ने आम जनता को, भूखे किसानों को अनाज शक्ति के अनुसार निकालने के लिए कहा। दूसरा, विशाल अन्न भंडार का उपभोग। वहाँ लोग भूखे मर रहे थे और उनके गोदाम में बहुत सारे चावल थे, इस कारण से उनको क्या किया? ताला तोड़कर आम जनता में बंटवा दिया। तीसरा, सूखाग्रस्त लोगों को अनाज पहुंचाना। और चौथा है लोक कल्याण करना। ये 4 उद्देश्य थे। 2 अंकों के प्रश्न है, मान लीजिए 4 अंकों में आ जाए तो ऐसे चारों लिख सकें, ऐसे करके मैं पूरा चारों यहाँ पे शो किया हूँ। आप 2 लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न चौथा, घीसा का यह नाम कैसे पड़ा? तो घीसा की माँ जो है मजदूरी करने जाती तो उसे एक ओर लिटाकर काम में लग जाती। वह पेट के बल, यानी घीसा जो पेट के बल घिसट कर संसार का प्रथम अनुभव प्राप्त किया, इसलिए उनका नाम घीसा पड़ा। घीसा यानी घिसटना, ये केयर करोगे। उसके बाद है 5वां, बदलती हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा? तो बदली हुई परिस्थितियों में राजदंड किसको बनाया जाएगा? फावड़े और हल को राजदंड बनाया जाएगा। राइट। 6 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। क्या पूछा है? समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। विग्रह भी करना है और नाम भी लिखना है। पहला शब्द है स्नान गृह, दूसरा है चौमासा। तो इसका समास विग्रह होगा स्नान के लिए गृह, तो के लिए शब्द आया कर्ता ने कर्म को वाले में, तो ये हो जाएगा आपके पास तत्पुरुष समास। चौमासा, चौ शब्द से 4 शब्द उच्चारित हो रहा है, जहाँ पे 1 2 3 4 इन गिनती वाले शब्द यूज होंगे तो वहाँ पे होता है कौन सा समास? द्विगु। द्वि यानी 2 शब्द, यानी गिनती वाले जो रहेंगे उसमें क्या आएगा? द्विगु समास। और इसकी पहचान है समूह शब्द, आपको केयर करना है। तो 4 मास यानी 4 मास का समूह। राइट। प्रश्न है 7वां, वीर गाथा काल की कोई 3 विशेषता लिखे। फिर वही चीज़, प्रकृति चित्रण, नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, ये यूनिक है। सब में आप लिख सकते हैं। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावाद, प्रगतिवाद, सब में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। और नाम के आधार पर अगर आप देखो क्या दिखा है? वीर गाथा काल, यानी इस काल में वीरों के गाथा से संबंधित रचना लिखे गए। दूसरा, वीर शब्द से ही पकड़ोगे तो इस काल में वीर रस की प्रधानता से संबंधित रचना लिखे गए। 8वां में आ जाते हैं। क्या दिया है हमारे पास? 8वां है, अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है, ऐसा कहने के पीछे क्या आशय है? तो मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त है, कृष्ण को अपना पति परमेश्वर मानती है, इसलिए वह खुद को अपना दासी कहती है। यानी हर पति के सामने पत्नी जो है, हमारी हिंदू रीति रिवाज है उसमें अपने आप को दासी मानती है, क्योंकि कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति थी और कृष्ण को वो पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार करती थी। इसी कारण से यहाँ पे दासी शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे कहने के पीछे क्या है? यानी कृष्ण की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी तथा संपूर्ण जीवन कृष्ण की भक्ति में समर्पित करना चाहती थी, ऐसे इसी कारण से कहा। ठीक है, आगे है प्रश्न 9, वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों को से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए? तो केयर कर लेते हैं। निम्न गुण प्राप्त हुए। पहला, दृढ़ता का गुण बिसई ठाकुर के समान। दूसरा, धैर्य और साहस का गुण फतेह नारायण सिंह के समान। और जन नेतृत्व क्षमता उनके पिता राम राय के समान। 3, एक दृढ़ता बिसई ठाकुर,
धैर्य और साहस स्वयं उसी के नाम पर आधारित है, यानी नारायण सिंह यानी फत्ते नारायण सिंह के समान। जन नेतृत्व क्षमता, जनक यानी होता है पिता, जन शब्द से उनके पिता यानी राम राय के समान। अब इसमें 10वां प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या है? पहले के ज़माने में मिट्टी का उपयोग किन किन कामों में होता था तथा वर्तमान में इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखते हैं? 4 अंकों के 3 अंकों के प्रश्न हैं। तो मिट्टी के उपयोग पूछा है, यानी किस समय में, यानी पहले के ज़माने में और वर्तमान ज़माने में। तो देख लेते हैं मिट्टी का उपयोग जो पुराने ज़माने में कैसे करते थे और वर्तमान में इनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए अपन सीधे आ जाते हैं। पुराने ज़माने में खेती करने में, मूर्ति वगैरह बनाने में, कच्चे मकान बनाने में, दीवार छापने में, आंगन लीपने व चूल्हा लीपने में मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। कुम्हार मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये पुराने ज़माने की बात है। खेती आज भी किया जाता है, तो वर्तमान में बोल सकते हैं खेती करने में। मूर्तियाँ आज भी बनाई जाती है, तो वर्तमान में भी बोल सकते हैं मूर्तियाँ बनाने में। गमले, घड़ा, खिलौना आदि बनाने में कुम्हार भी इनका उपयोग करते हैं। और अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से हमारा 2 और 3 अंकों के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब जो स्टार्ट होगा आपका प्रश्न क्रमांक 11, 4 अंकों से। यहाँ से सभी प्रश्न सेम रहेंगे, प्रश्न क्रमांक ही बदलेंगे, ए सेट, बी सेट, सी सेट। चलिए उसी को देखते हैं सीधे। प्रश्न 11, यहाँ पे हमारे पास 4 अंकों के प्रश्न हैं और इसमें अथवा रहेगा, किन्हीं एक प्रश्न को बनाना है। मैं चूँकि यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए दोनों प्रश्नों को लेके समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इन दोनों में से किसी एक को पेपर में बनाएंगे, दोनों को मत बनाना। ठीक है, अपन एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे 11 अंकों के प्रश्नों से। 11वां प्रश्न है, कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों से की है, अपने शब्दों में लिखिए। 4 अंकों का है, तो कम से कम यदि हम 4 टॉपिक डाल देते हैं तो हमको पूरे में पूरे 4 अंक मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, 5 इसलिए डाला हूँ, मान लीजिए आपका याद नहीं हुआ, गड़बड़ा जाएगा, तो वहाँ पे कम से कम तो 4 याद आ जाएंगे। पहला है, दोनों में जोश है, यानी जीवन में भी और झरने में भी, दोनों में क्या है, जोश है। ठीक है। दूसरा, दोनों में गतिशीलता है और क्रियाशीलता है, दोनों गति करते हैं। मनुष्य भी काम करने के लिए इधर उधर अपने आप को गतिशील रखता है, क्रियाशील रखता है, और झरने भी लगातार गतिशील होकर बहते रहते हैं। दोनों बिना सोचे आगे बढ़ने की कामना रखते हैं, बिना सोचे आगे बढ़ता है जोश के साथ। ठीक है। चौथा, नियत मार्ग पर चलते हैं, निश्चित मार्ग में चलते हैं। वैसे ही नौजवान लोग भी एक निश्चित लक्ष्य लेके चलते हैं, वैसे ही झरना भी एक नियत मार्ग पे चलता है। दोनों मार्ग की बाधाओं से लड़ते एवं पार करते आगे बढ़ते, मार्ग में जितने भी बाधाएं आते हैं उनसे लड़ते हैं और पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे झरना, वैसे ही नौजवान लोग, युवा लोग जो भी लक्ष्य बनाते हैं, जो भी टारगेट बनाते हैं, उनको पूरा करते हुए वो आगे बढ़ता है। अथवा वाले प्रश्न में है, आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, यानी आदर्श व्यक्ति के जीवन की विशेषता, आदर्श व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये अपने को बताएंगे। पहला, समन्वयवादी विचारधारा, यानी समन्वय होकर चलना चाहिए, लोगों से मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से। दूसरा, सत्य की पहचान दृढ़ता से करने में सक्षम, जो चीज़ सत्य है उसकी पहचान करके उसी की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा इन लोगों से हमको मिलती है। तीसरा है वैचारिक दृढ़ता, इनके विचारों में दृढ़ता होती है। चौथा, परोपकारी व विनम्र, ऐसे लोग दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं और अपने व्यवहार में एकदम नम्र होते हैं। पांचवा, व्यवहार लचीला एवं सामंजस्य स्थापित करने वाला, यानी इनका व्यवहार जो है लचीला होता है और अपने व्यवहार के माध्यम से दूसरे लोगों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। छठवां है सत्य की सिद्धांत पर दृढ़, अगर कोई चीज़ सत्य है, वो जान गए कि ये चीज़ सत्य है, उस पर वो दृढ़ रहता है,
चाहे जो भी हो उससे वो टस मस होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 11वां प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12। इसमें आपके पास भावार्थ लिखने के लिए बोला है, भावार्थ, जिसे अपन व्याख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आपको व्याख्या करना था। यहाँ पे मैं व्याख्या लिखने के तरीके बता के आगे बढ़ूँगा। ये वाला आपका जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तरीका देख लो, क्योंकि आप लोग जनरली क्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, जो कि गलत है। आपको पूछा है भावार्थ, तो आपको क्या लिखना है, भावार्थ। और इसको ऐसे सेट करके लिखो जिसमें संदर्भ भी आ जाए, प्रसंग भी आ जाए और व्याख्या भी कर लो। सब समाहित रहेगा, लेकिन वहाँ पे शो होगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश या कविता में खाली स्थान के कवि, यानी यहाँ पे कविता का नाम लिखोगे, जैसे लिखोगे जनतंत्र का जन्म के कवि, यहाँ पे क्या लिखोगे, रामधारी सिंह दिनकर ने किसके बारे में वर्णन किया है। तो वहाँ पे कविता को पढ़ोगे और कविता को पढ़ने के बाद यहाँ पे किसके बारे में वर्णन किया है उसको यदि लिखोगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रसंग। तो यहाँ पे कवि का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखे, यानी संदर्भ हो गया, और किसके बारे में बता रहा है वो प्रसंग भी आ गया, और कवि कहते हैं ऐसे करके वर्णन करोगे तो आपका व्याख्या भी आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ प्रसंग वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। गुंगवावत मया भभक जाए पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है, इस कथन का क्या उद्देश्य है। गुंगवावत मया, मया यानी होता है प्रेम। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोठी में धान छलक जाए जिंदगी फिर चमक जाए। इस पंक्ति में क्या आशा है, हमें अपने मन के भीतर का सकारात्मक, ठीक है, हमारे मन के भीतर सकारात्मक का संचार करना चाहिए, यानी पॉजिटिव थिंकिंग को हमारे मन के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, मेहनत के साथ जीवन की नई ऊंचाई पर पहुँचे, जीवन में खुशियों का प्रकाश आलोकित हो। ऐसे इस पंक्ति के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है। इसी का हम अथवा देखते हैं। अथवा में कौन सा प्रश्न है, सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया, लिखिए। तो सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बना, सी कुमार को मृत भोज कराने के लिए खेतीबाड़ी बेचना पड़ा, यानी सी कुमार के पिताजी लकवा मारने के कारण से वो मृत हो जाते हैं। उनके मृत्यु के बाद समाज वालों को सी कुमार जो है मृत्यु भोज कराने के लिए अपनी खेती बाड़ी को वो क्या करता है, बेचता है। साथ में उनके पास बैल रहते हैं, खेती किसानी तो बिक गई तो बैल को रख के क्या करेगा, ऐसे करके वो बैल को भी बेच देता है, जिससे जीविकोपार्जन के साधन क्या हो जाता है, उनका छीन जाता है। अपना जीवन खेती किसानी और बैलों के माध्यम से किसानी करके वो क्या कर रहा था, यापन कर रहा था, वो छीन गए तो एक प्रकार से खेत नहीं रहा, तो मान के चलो किसान नहीं कहलाएगा, और किसान से क्या बन गया, दूसरे के खेतों में काम करने वाले मजदूर बन गए। प्रश्न है 14, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे। वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई, लिखिए। 4 अंकों का है। तो वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई, तो देखिए, वनवासियों की जीवन का एकमात्र आधार नर्मदा ही है, यानी नर्मदा नदी पर ही पूरा वनवासी आश्रित है। उसके जल से कृषि उत्पादन, उसके जल से ही कृषि उत्पादन निर्भर है, कृषि के सारे काम उसी नर्मदा नदी के जल से ही होता है। वन संपदाओं से युक्त वस्तुएं, खनिज पदार्थ वहाँ के जन जीवन का आधार है, यानी वन संपदा यानी वनों से निकलने वाली चीज़ों को बेचकर वे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। खनिज संपदा वगैरह वहाँ से उत्खनन किए जाते हैं, वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। यदि नर्मदा का जल सूख गया तो उस पर आश्रित लोगों का जीवन निश्चय ही प्रभावित होगा।
इस कारण से वनवासी महिला ने ऐसे कहा। अब अथवा वाले प्रश्न में आ जाते हैं। अथवा वाले प्रश्न है हमारे पास, क्या बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का वर्णन किया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो किन दृश्यों का वर्णन किया है, तो देख लेते हैं। पहला, बसंत के आगमन से वातावरण मनोरम हो उठता है। सूर्योदय के समय वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे वातावरण मनोरम और वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही, ये हुआ। दूसरा, सूर्य की किरण पर्वत शिखरों पर अपनी सुनहरी आभा बिखेर रही है। सुबह उगने वाले जो पीली लालिमा सूर्य की किरण जो है, जब बर्फ से ढके हुए पर्वत की शिखरों पर पड़ती है तो वो सुनहरी दिखाई देती है। उसके बाद है तीसरा, सरोवर के किनारे हरी घास देख ऐसा लगता है मानो किसी ने हरी दरी बिछा रखी है। ठीक है, सरोवर के किनारे जो क्या दिखाई देता है, हरी घास जो दिखाई देता है, ऐसा लगता है मानो किसी ने मखमल बिछा दी हो, हरी चादर बिछा दी हो। चौथा, एक दूसरे के वियोग से व्याकुल रहने से जो श्रापित है चकवी नामक पक्षी, जैसे सूर्योदय होता है दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर प्रेम क्रीड़ा करने लगते हैं। बसंत का सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है। ये चीज़ें आपको बसंत ऋतु में होती हैं, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। पहला आपको उनके सुबह का वर्णन मंद वायु, दूसरा पर्वत शिखर के बारे में वो किरण पड़ती है वो वाला, तीसरा सरोवर में जो हरे चादर है वो, चौथा चकवा चकई पक्षी के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5वां में आ जाते हैं। 5वां हमारे पास क्या है, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, 4 सुझाव लिखे। लेखक बनने के लिए अमृतलाल नागर को कौन, उनके जो गुरु थे शरद बाबू, उन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। पहला क्या, जो लिखना सो अपने अनुभव से लिखना, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं अपने अनुभव से लिखना। दूसरा, अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत किसी को नहीं दिखाना या सुनाना या सलाह लेने की आदत मत डालना। ना तो दिखाओ, ना सुनाओ, ना सलाह लो। क्या करो, लिख कर उनको अपने पास रखो, बार बार पढ़कर ठंडे मन से उसमें देखो कि क्या सुधार किया जाए। सारी चीज़ें सुधार करने के बाद जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तब उसे दूसरे के सामने लाओ। तीसरा, अपनी कलम से कभी भी किसी की निंदा मत करो। चौथा, शरद बाबू ने कहा, अपने द्वारा जोड़ा, ये 3 तो है, इनके जो गुरु थे कौन, 5 कौड़ी बाबा, उन्होंने जो सुझाव दिया था शरद बाबू को वो 3 सुझाव। और चौथा सुझाव अपनी ओर से डालता है, क्या कहता है, कभी भी किसी से उधारी मत मांगो, यानी उधार मत मांगना, ऐसे करके सलाह देता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में अथवा से रिलेटेड प्रश्न है क्या, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन सा भाव जागृत होता है, कोई 4 भाव विस्तार से लिखिए। तो कौन से भाव जागृत होता है, पहला, माँ के प्रति उदारता का भाव जागृत होता है, चाहे माँ लेखक का हो या जेब कतरा का हो, हमेशा माँ के प्रति प्रेम का भाव, उदारता का भाव पैदा होगा। दूसरा, ये बेरोजगारी से रिलेटेड था, जेब कतरा भी और लेखक भी। तो शिक्षित बेरोजगारों के प्रति मन में संवेदना का भाव जागृत होता है। तीसरा, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने का भाव, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। जैसे जेब कतरा होते हुए भी वो लेखक के माँ के पास लेखक का 9 रुपये प्लस अपने 41 रुपये मिलाकर 50 रुपये उनके माँ को वो भेज देता है। चौथा, कभी चोरी और बेईमानी ना करने का भाव जागृत होता है, कभी भी चोरी और बेईमानी नहीं करना चाहिए, ये भाव हमारे मन में इस पाठ को पढ़ने के बाद जागृत होता है। तो ये 4 अंक है, 4 टॉपिक डाले हैं, आपको पूरे 4 में 4 अंक जरूर मिलेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक कौन सा, 16 में है क्या, पत्र लेखन। 1 में आपके पास पत्र लिखने के लिए बोला है, यानी अपने साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे। अथवा में दिया है, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये आपका 5 अंकों का रहता है, ठीक है।
प्रारूप में 1 अंक शुरुआती लेखन में, 2 अंक विस्तार करने में और अंतिम में जो लिखते हैं उसमें 1, इस प्रकार से बटा रहता है। अगर कुछ भी नहीं मालूम फिर भी चाहे तो आप 3 अंक पा सकते हैं। चलिए कैसे पाएंगे मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास प्रश्न है, तो किसको लिखने के लिए को शब्द के सामने जो आएगा उसी को लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, जिलाधीश, तो प्रति, उसके बाद लिखोगे जिलाधीश। ये नए पैटर्न है, इसी पैटर्न है, सबको लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है और ऐसे लिखेंगे तो भी आपको पूरा अंक मिलेगा, और पुराने पद्धति से लिखेंगे तो भी, क्योंकि अभी अभी ये प्रारंभ हुआ है और ऐसे ही लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हो गया प्रति में यहाँ पे प्रश्न में हमारे पास मिला जिलाधीश। जिलाधीश यानी होता है कलेक्टर। कलेक्टर कहाँ रहता है, जिले में। यहाँ पे जिला का नाम नहीं दिया है तो आप जिस जिले में रहते हैं वो लिख लो। मान लीजिए हम लिख देते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी जिला रायपुर लिख दें, तो ये हो गया प्रति के बाद ये जिलाधीश जिला रायपुर, राइट। विषय आपको प्रश्न में ही मिलेगा, क्या बोल रहा है, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु, इसी को उठा के आप यहाँ पे लिख देना, ये लिख दिए अपन। उसके बाद महोदय, और फिर वर्णन करोगे, सनम्र निवेदन है कि ये पूरा आप वर्णन करोगे, राइट। तो आप देख लेना, इसी टाइप से वर्णन करोगे तो आप केयर कर लो, यहाँ से यहाँ तक लिखने में आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद वर्णन करोगे तो उसमें 2 नंबर, ठीक है। और इस फॉर्मेट में लिखने के कारण ज़बरदस्ती 1 नंबर और मिलेगा, ऐसा भी होता है। कभी कभार इस पैटर्न में देते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें आपको 1 नंबर, वर्णन करोगे इसमें 3 नंबर, और अंतिम में धन्यवाद दिनांक और प्रार्थी लिखोगे उसमें कितने नंबर, 1 नंबर। देखिए ये आपके पास वर्णन करने के बाद अंत में आप धन्यवाद लिखोगे, दिनांक लिखोगे, प्रार्थी लिखोगे, तो यहाँ पे इतना लिखने पर 1 नंबर मिलेगा। कम से कम 2-3 नंबर तो आप आसानी से पा ही सकते हैं ना। लास्ट प्रश्न है 17 नंबर का, अपठित गद्यांश। उसके बाद एक और है 18वां निबंध। अपठित गद्यांश को बनाते समय कौन कौन से नियम का पालन करना, इसको भी केयर कर लो। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि पहले प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न को पढ़ने के बाद सीधा आप किसको पढ़ो, गद्यांश जो दिया रहेगा उसको पढ़ो। और गद्यांश को पढ़ोगे तो एक खासियत याद रखना, शीर्षक जो है यानी पाठ का नाम बोलें या टॉपिक बोलें, हमेशा उसको 1 शब्द से लेकर 5 शब्दों के बीच लिखना है। और ये हमको शुरू के लाइन में प्राप्त होगा या अंतिम लाइन में प्राप्त होगा। जैसे इसकी शीर्षक देख लो, क्या लिखा है हमारे पास, अनुशासन का अर्थ नियम विधियों का पालन करना, इसका सर्वोत्तम रूप आत्म अनुशासन, ये 1 लाइन मान के चलिए। अंतिम में अगर देखें तो समाज, शासन, लोक तथा सदाचार आदि के नियमों का अनुपालन करना अनुशासन का अंग है। अनुशासन नैतिकता से परे। जगह जगह अनुशासन शब्द आ रहा है, मान के चलिए ये आपके पास शीर्षक हो गया क्या, अनुशासन। उसके बाद जो प्रश्न है इसको पढ़ना है, और नीचे आपके पास 6 प्रश्न दिया है लेकिन आपको हल करना है 5 प्रश्न। हल करोगे तो पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न पहला, शीर्षक तो आप ढूंढ लिए, क्या, अनुशासन। दूसरा है सर्वोत्तम और आत्म अनुशासन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम तो सर्वोत्तम। आत्म अनुशासन यानी आत्मधन अनुशासन तो आत्म अनुशासन हो गया। उसके बाद है अनुशासन क्या है, इसका सबसे अच्छा रूप क्या है। तो अनुशासन क्या है, शुरू में ही पढ़ें, शुरू पंक्ति में, नियम विधियों का पालन करना ही अनुशासन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आत्म अनुशासन यानी अपने आत्मा के ऊपर अनुशासन करना। चौथा है व्यक्ति आदर्श कैसे प्रस्तुत करता है, यानी व्यक्ति आदर्श कैसे प्रस्तुत करता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। उसके बाद है 5वां, अनुशासन किससे परे नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, देख लो, अनुशासन नैतिकता से परे नहीं है, उसी को लिखना है, अनुशासन नैतिकता से परे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 6वां क्या दिया है हमारे पास, अनुशासन और नैतिकता शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग लिखिए। अनुशासन, अनुधन शासन, चूंकि ये शब्द के सामने लग रहा है इसलिए उपसर्ग, और नैतिकता, ता शब्द बाद में लग रहा है इसलिए क्या हो गया, प्रत्यय। तो अनुशासन में अनु उपसर्ग और नैतिकता में ता प्रत्यय।
अब हमारे पास आ जाता है क्या, निबंध लेखन। शब्द सीमा है 250 से लेकर 300 शब्द, यानी आपको एक पेज लिखना है, एक पेज, और एक और पेज का हाफ यानी 1.5 पेज आप लिखोगे तो कम से कम आसानी से मान के चलिए 250 शब्द आएगा, क्योंकि एक लाइन में यानी एक पत्ते में आपके पास 25 लाइन होते हैं, और जो भी एक लाइन में लिखोगे 8 से 10 शब्द आते हैं। मान लीजिए आप 10 लिखते हैं तो 25 में ही 250 हो जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कम से कम एक पृष्ठ और एक पृष्ठ का और आधा यानी 1.5 पृष्ठ ही लिखेंगे। लिखने का पैटर्न में आपको भी नंबर मिलना होता है। देखिए कभी कभार ऐसे ही दे देते हैं, जैसे यहाँ पे पैटर्न में नहीं बल्कि प्रसंग, उसके बाद बीच का वर्णन और उपसंहार में 2 नंबर ऐसे दिए हैं। कभी कभार क्या होता है प्रारूप में ही 1 नंबर दे देते हैं, इसलिए रूपरेखा भी लिखना जरूरी है, तो इसी प्रारूप में आप लिखोगे। देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ये है हमारे पास प्रारूप। आप लिखोगे रूपरेखा, शुरू में प्रस्तावना, अंतिम में उपसंहार। अब जो चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं उनकी टॉपिक यहाँ पे डाल के लिखोगे। अगर मान लीजिए रूपरेखा में ऐसे यदि 1 धन 1 धन 4 धन 2 रहेगा तो ये रूपरेखा इतना ही लिखने के कारण से आपको 1 अंक मिलेगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 धन 4 धन 2 है तो प्रस्तावना में 2 नंबर, उपसंहार में 2 नंबर, और बीच में जो डील करेंगे वो कम से कम 4 अंक। यानी प्रस्तावना एक टॉपिक हुआ, दूसरा टॉपिक उपसंहार, यहाँ पे कम से कम 2 टॉपिक और डाल के लिखोगे। कितने टॉपिक? कम से कम 2 या 3 या 4 ऐसे लिखो ताकि आपको पूर्णतः अंक मिल सके। टारगेट ये रखना कि प्रस्तावना जब भी लिखोगे तो 8 से 10 लाइन लिख लेना। उसके बाद बीच में जो वर्णन करोगे तो उसको भी वैसे ही, मान लीजिए 2 टॉपिक ही दे रहे हैं तो 8 से 10 ही लिख देना, इसमें भी 8 से 10, और अंतिम को भी 8 से 10 लाइन लिखोगे तो पर्याप्त आपके पास हो जाएगा। मान लीजिए सब में 10-10 लाइन लिखते हैं तो 40 गुनी 10 करोगे 400 शब्द हो जाएगा, मान लीजिए की बात है। तो आपको 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। पुनः आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो जाकर हमारे गणित के वीडियो भी देख सकते हैं। मूलतः मैं गणित का टीचर हूं तो गणित का वीडियो भी डाला हूं, और आप हिंदी तो हमारे चैनल से बंधे हुए तो देखते ही होंगे। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।